जियोलॉजिकल एजेस एंड होमिनिड एवोल्यूशन। हमारी पृथ्वी जो क्रिएट हुई है ना, वो 10-15 दिन का काम नहीं हुआ था। आज से 450 करोड़ साल पहले, 450 करोड़ ईयर्स पहले बिग बैंग होने के बाद पृथ्वी का बनना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बिग बैंग तो आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो हुआ था, पर हम एक जिस प्लैनेट को आज हम पृथ्वी बोलते हैं ना, उसका इतिहास रफली एस्टिमेट किया है साइंटिस्ट ने 450 करोड़ पुराना है। ठीक है, अब इस पूरे 450 करोड़ साल को समझने के लिए आपको उसे डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। हर चीज़ को सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें क्या करना होता है, उसे डिवाइड करना होता है। तो उसको समझने के लिए, इस पूरे टाइम को समझने के लिए साइंटिस्ट ने जिन पीरियड्स में हमारी पूरी अर्थ की हिस्ट्री को बांटा, उसको बोल देते हैं जियोलॉजिकल एजेस। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल पूरी क्या है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस है। इसके अलावा हमें एक और टर्म समझने की ज़रूरत है, होमिनिड एवोल्यूशन। होमिनिड क्या होते हैं? ह्यूमन लाइक, जो भी ह्यूमन से रिलेटेड है। जैसे चिंपैंजी आप देखते हो, वो थोड़ा थोड़ा हमें इंसानों की याद दिलाते हैं कि हाँ, वो इंसानों जैसे चल सकते हैं, इंसानों जैसे एक्सप्रेशंस बनाते हैं, इंसानों जैसे साइन लैंग्वेज में भी कुछ कुछ बात कर सकते हैं अगर सिखा दे उन्हें, तो टूल्स थोड़े बहुत यूज़ कर लेते हैं। लेकिन टाइगर तो बिल्कुल भी इंसान जैसा नहीं है, राइट। तो ऐसे जो भी स्पीशीज़ हैं जो थोड़ा थोड़ा इंसानों जैसे हमको लगते हैं, हम उन्हें होमिनिड बोल देते हैं। ओके, कि हाँ, ये इंसानों से थोड़ा मेल रखता है। अब दिस पैराग्राफ इज सेइंग कि ह्यूमंस जो है ना, उन्हें ऐसा लगता है कि हम सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हैं। कैसे कि जो भी है इस लाइफ टाइम में, वो सब हमारे बारे में है। इस अर्थ पे जो भी हो रहा है, एवरीथिंग इज अबाउट अस, बट इट्स फॉल्स। अब सोचो, 450 करोड़ साल की हिस्ट्री में अर्थ के ह्यूमंस का अपीयरेंस सिर्फ 25 लाख से 50 लाख साल पुराना है। वो भी अगर मैं चिंपैंजी और इन सबको लेके काउंट में बात करूँ तो प्रॉपर ह्यूमंस जो रिकग्नाइज्ड हैं वो तो 8-10 लाख साल पुराने ही हैं उनकी हिस्ट्री। यानी कि 450 करोड़ कहाँ हैं और 8-10 लाख साल कहाँ हैं। तो हम बहुत ही नई स्पीशीज़ हैं। हमारा बनना बहुत ही नई प्रक्रिया है, बहुत ही रीसेंट फिनोमिना है। उससे पहले अर्थ में बहुत कुछ घट चुका है। इसको बोलते हैं ड्रामा ऑफ एवोल्यूशन। आगे समझेंगे कि एवोल्यूशन क्या होता है। बेसिकली एवोल्यूशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हुआ 19th सेंचुरी से, जब रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ 1859 में। इस किताब की खास बात ये थी कि 19th सेंचुरी से पहले इंसानों को अगर पूछते कि अर्थ कैसे बनी या जो भी है कि ये स्काई कैसे है, या क्योंकि साइंस का इतना ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं होता, सबको लगता था कि इंसान को भगवान ने परफेक्टली बनाया, क्योंकि उस टाइम रिलीजन रूल करता था सबके हार्ट पे। हमें अगर कोई भी आंसर चाहिए तो हम रिलीजन की शरण में जाते थे, मंदिरों की शरण में जाते थे, मस्जिदों की शरण में जाते थे। अगर हमें कुछ भी समझना है, कोई बीमारी क्यों हुई है, भगवान हमसे नाराज़ है, हम क्योर कैसे हो गए, भगवान हमसे खुश है। तो हम हर चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए रिलीजन का यूज़ करते थे। तो रिलीजन में, दुनिया के हर रिलीजन में ये दुनिया कैसे बनी होगी उसका एक पूरा विवरण दिया हुआ है। कि क्रिश्चियनिटी में लिखा हुआ है कि 6-7 दिनों में भगवान ने पूरा क्रिएशन किया, सी बनाया, ओशंस बनाए, एक दिन उन्होंने मानव बनाया, एक दिन उन्होंने पृथ्वी बनाई, एक दिन उन्होंने एलिमेंट्स बनाए, एक दिन तारे बनाए। ऐसे पूरा एक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएशन हर रिलीजन में मिल जाता है। तो 19th सेंचुरी से पहले लोग इन्हीं रिलीजन की बातों में मानते थे। लेकिन 19th सेंचुरी में जो डार्विन जैसे लोग हैं वो पढ़ाई करने लगे और वो ये असर्ट करने लगे कि नहीं, ह्यूमंस एक परफेक्टली भगवान ने उतार नहीं दिए हैं अर्थ पे। इनफैक्ट एक बहुत लंबा प्रोसेस है एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन का मतलब होता है कि धीरे 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 प्लांट्स, एनिमल्स अपने आप में ऐसे ऐसे चेंजेस लेके आए जिसकी वजह से आज हम ह्यूमंस बने। शायद बहुत लाखों साल पहले कोई ऐसा चिंपैंजी या बंदर जैसा कोई एनिमल था, है ना, वो 4 पैरों पे चलता था और उसके पूरी बॉडी पे हेयर्स थे, सब कुछ थे। उसमें धीरे धीरे एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ। कैसे इन्वायरमेंट को कोप करने के लिए उसने अपने आप में ऐसे चेंजेस लाने चालू किए जिससे वो ह्यूमंस की तरफ अग्रसर हो गया। कैसे एग्जाम्पल है, जैसे सपोज करो एक पौधा है, ठीक है। अब उस पौधे में काफ़ी सारी लीव्स हैं और वो पौधा जिस इन्वायरमेंट में है वहाँ बहुत सारा सन है, बहुत रेन आती है, बहुत अच्छे से उसको सारा न्यूट्रिशन मिल जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इन्वायरमेंट चेंज हो गया।
किसी रीज़न से। जैसे हमारा भी इन्वायरमेंट आज हम देख रहे हैं चेंज हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, तो इन्वायरमेंट हमारा कॉन्स्टेंटली चेंज होता है ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स। यहाँ इस पौधे का इन्वायरमेंट भी चेंज होने लगा, और जहाँ बहुत बारिश हो रही थी अचानक से वहाँ सूखा पड़ने लग गया। अब उससे कम बारिश मिलेगी पौधे को तो आदत हो गई है ज़्यादा बारिश की, अब उससे कम बारिश मिलने लगेगी, तो या तो पौधा अपने आप को ढाले कि वो कम बारिश में भी जीत जाए, और नहीं ढालेगा तो मौत हो जाएगी उसकी। तो वो ढालेगा कैसे? जैसे रेगिस्तान में देखते हो ना आप, लीव्स हटा के कांटे प्रोड्यूस कर लेते हैं पौधे, कांटे बना लेते हैं, और उन फ्रूट्स भी ज़्यादा लेके नहीं आते हैं, उनकी रूट्स भी डीप होती है ताकि पानी को अच्छे से वो खोज सकें। तो ये उन्होंने शुरू से नहीं था उनके पास, उन्होंने धीरे धीरे इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट किया है। तो अगर ये पौधा अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएगा कि वो सूखे वाली कंडीशन में सर्वाइव कर सके, तो उस पौधे की मौत निश्चित है, पौधा मर जाएगा। इसी को बोलते हैं एवोल्यूशन। जब आप अपने अंदर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर लेते हो फिजिकली, बायोलॉजिकल, जेनेटिक लेवल पे, कि आप अपने एनवायरनमेंट को बेटर सर्वाइव कर सको, बेटर जी सको, तो उसको कहते हैं एवोल्यूशन। इसी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर ने सिलेक्ट किया है कि आप जियोगे। अगर आप में इतनी क्षमता है, आप पौधे हो, आपने अपने आप में कांटे डेवलप कर लिए लीव्स को छोड़ के, ताकि आप ड्राई कंडीशंस में भी जी सको, तो मतलब आपको नेचर सिलेक्ट कर रही है कि हाँ आप जियोगे। और कहीं आपका दूसरी साइड आपका फ्रेंड है जिसके बहुत सारी पत्तियां थी, उसको बहुत सारी बारिश की आदत है, सन की आदत है, उसको आदत नहीं है इतनी ज़्यादा गर्मी झेलने की, उसकी रूट्स इतनी डीप नहीं जा सकती, तो वो पौधा क्या होगा, वो मर जाएगा। उसको नेचर ने बोला है कि तुम एलिमिनेट हो जाओ, तुम लायक ही नहीं हो आगे बढ़ने के। दिस इज़ व्हाट इज़ नेचुरल सिलेक्शन एंड दिस इज़ व्हाट इज़ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है वही जी सकता है। डार्विन ने इस बुक को लिखने के लिए वो लैटिन अमेरिका के, साउथ अमेरिका के एक आइलैंड पे गया था, और वहाँ उसने पूरा प्रोसेस अच्छे से पढ़ा वड़ा था। उसके बाद उसने किताब कॉम्प्रिहेंसिव लिखी थी। इस किताब के आने के बाद में ना जंग से छिड़ गई थी, लोग परेशान हो गए थे। क्योंकि ये पूरा जो साइंस है ना, ये उनके रिलीजन को टक्कर दे रहा था, कि उनके जो रिलीजन में जो आइडियाज़ हैं कि हाँ कैसे अर्थ क्रिएट हुई होगी, क्या प्रोसेस था, ह्यूमंस कैसे आए हैं, उस पूरी चीज़ को नकार रहा था कि ये सब झूठ है। वो हम चिंपैंजी या बंदर या ओरंगुटैन से शायद हमारा डेवलपमेंट हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था रिलीजियस पीपल के लिए एक्सेप्ट करना। अब हम जानते ही हैं, मैंने पहले ही बताया था कि जियोलॉजिकल एजेस हैं, कि हमने पूरे अर्थ को पीरियड्स में बांटा हुआ है चीज़ें समझने के लिए, उन्हें बोलते हैं जियोलॉजिकल एजेस या एराज। ऐसे 4 एराज हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी। इन्हें डेप्थ में समझने के लिए आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल समझना होगा, जिस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ताकि इसको डिटेल में कवर कर सकूं। इसके अलावा नेक्स्ट टर्म है हमारे पास स्पीशीज़। अब 2 टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक तो होता है स्पीशीज़ और एक होता है जीनस। तो स्पीशीज़ क्या होती है? सपोज करिए एक कुत्ता है, एक डॉग है। ये रिप्रोडक्शन किससे कर सकता है, यानी कि मिलके बच्चे किससे बना सकता है? एक बिच से, यानी कि फीमेल डॉग से। अब वो कुत्ता चाहे वोडाफोन वाला हो या पोमेरियन हो, बिच कोई सी भी हो, वो दोनों आपस में रिप्रोडक्शन करके एक छोटे पपी का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, छोटे पपी का निर्माण कर सकते हैं, राइट। लेकिन क्या एक डॉग एक लोमड़ी के साथ बच्चा पैदा कर सकता है? नहीं, एक डॉग एक लोमड़ी के साथ बच्चा पैदा नहीं कर सकता। पर डॉग और लोमड़ी में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है, जो हमें ऐसा लगता है कि यार ये शायद किसी एक ही पूर्वज से इवॉल्व हुए हैं। जैसे हमारे चिंपैंजी और ह्यूमंस में सिमिलैरिटी दिखती है ना, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि ह्यूमंस और चिंपैंजी बेबी कर सकते हैं आपस में, नहीं ना, ह्यूमंस के साथ ही कर सकते हैं। तो ह्यूमंस और चिंपैंजी शायद किसी एक जने से शायद विकसित हो के उनके फिजिकल ट्रेट्स डेवलप हो के विकसित हुए होंगे, इवॉल्व हुए होंगे, पर वो आपस में आज की डेट में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो सिमिलरली डॉग और बिच, ये तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक स्पीशीज़ के, जो साथ में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वो क्या है, स्पीशीज़। जैसे एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ। पर जो 2 एनिमल स्पीशीज़ एक जैसी लगती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ कुछ सिमिलर होते हैं किसी किसी फॉर्म में, उनको हम बोल देते हैं जीनस। जैसे एक डॉग और लोमड़ी हो गए, या ह्यूमंस और चिंपैंजी हो गए, तो ये क्या है, एक जीनस से है। तो जीनस ऊपर आ जाएगा, जीनस के नीचे आ जाएंगे स्पीशीज़।